Good morning, everybody. So, as you know that we are just discussing the chapter acid, base, and salt, and the last topic was the some basic chemical compounds. Okay. So already I've told you that we have to just read about only the five chemical compounds, and in the last video already I have just discussed about the three chemical compounds. Okay. So today I'm going to start with the fourth chemical compound. Okay, and it is NaHCO3. So this is one of the very common chemical, and this you might have seen in the reaction of the metal carbonate and metal hydrogen carbonate with the acids, है ना। तो ये जो है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। तो NaHCO3 ये हमारा कंपाउंड है। केमिकल नेम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि ये जो कंपाउंड हमारे लिए कितना नेसेसरी है, क्योंकि घर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं जिसमें कि हमें बेकिंग सोडा की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं वो थोड़ा फ्लफ़ी हो सके, थोड़ा सॉफ्ट हो सके, स्पंजी हो सके, है ना। तो वैसे कोई भी चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे केक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, तो वो बिल्कुल यही कंपाउंड है NaHCO3। तो हम लोग देखते हैं ये कंपाउंड जो है उसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। ओके, तो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, तो देखो कैसे बनाते हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ प्रिपेयर बाय पासिंग CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब Na2CO3 जो है इसका हम लोग वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन में हम लोग पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एक्वस सॉल्यूशन हुआ सोडियम कार्बोनेट का, एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो किसी भी चीज़ में अगर वाटर मिला हुआ होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस, क्योंकि यहाँ पे जो एक्वस है ये एक वर्ड, ग्रीक वर्ड जो है एक्वा, उससे आया है। एक्वा का मतलब होता है वाटर, है ना। तो किसी भी कंपाउंड में अगर वाटर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन पहले बनाते हैं, और उस एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे इसमें, तब जाकर के मेरे को ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ द NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है ना, मैंने आपको बहुत बार बताया, दैट इज़ कॉल्ड द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप लिख सकते हो केमिकल नेम में। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ पहले, ठीक है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि ऑन हीटिंग द बेकिंग सोडा इट लिबरेट CO2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कभी भी अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो हमेशा एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। इसको मैं यूजेस में आपको बताऊंगा कि इसका क्या एक्चुअल में यूज़ आएगा इंपॉर्टेंस का, ठीक है। तो ये आप पहले समझ लो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को जो आप हीट करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में मिलेगा। ओके, ना सेकेंड, इट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस द CO2। और दूसरी बात ये है कि ये जो कंपाउंड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 मिलता है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड में देखे थे हम लोगों ने, है ना। जिसे मैंने आपको बताया था कि द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द एसिड, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये इक्वेशन आपको बताया था। तो ये दो इक्वेशन से आप कंफर्म हो चुके हो कि अगर कभी भी इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और इस कंपाउंड को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों इंपॉर्टेंस से मैं इन दोनों का यूज़ आपको बताऊंगा, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, इट इज़ यूज इन बेकरी फॉर मेकिंग द ब्रेड एंड केक एक्सेट्रा सॉफ्ट एंड स्पंजी, है ना। तो इसको हम लोग जो है बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा है तो हम लोग बेकिंग के लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो हम लोग इसको ज़्यादा हम लोग बेकरी में यूज़ करते हैं, ताकि ब्रेड हो गए, केक हो गए या बिस्किट्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसका बेकिंग सोडा का, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी हो सके, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे डॉ तैयार कर लिया, डॉ तैयार कर लिया, ठीक है ना। तो आपने जो डॉ बनाया है उसमें आप यहाँ पे थोड़ा बेकिंग सोडा इसमें डाल दो। तो बेकिंग सोडा इसमें डाल करके आपने इसको डॉ रेडी कर लिया, ठीक है। अब जब इसको आपको बेक करना है, तो बेक करने के लिए क्या करोगे, इसको आप बिल्कुल हीट प्रोवाइड करोगे, इसको बिल्कुल आप हीट प्रोवाइड करोगे। तो जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, तो आप देखो कि इस कंपाउंड को जैसे हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है ना।
तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो फॉर्मेशन होगा वो इस डॉ को जो है वो बिल्कुल स्प्रेड करेगा, मतलब उसे खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो वो तो गैस है, वो तो लाइट है, उसको तो बाहर निकलना है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसी समय क्या होगा कि वो डॉ को पूरा स्ट्रेच करेगा, और डॉ अगर पूरा स्ट्रेच होगा तो आप देखोगे कि उसके अंदर में कैविटीज़ बनते जाएंगे, क्योंकि वो जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है वो तो बाहर जाते जाएगा और अंदर में बहुत सारे कैविटीज़ बनते जाएंगे, और साथ में आपको डॉ क्या है पूरा स्ट्रेच होगा। और डॉ अगर पूरा स्ट्रेच हो गया तो आप देखोगे बिल्कुल वो फ्लफ़ी होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी आप ब्रेड वगैरह देखे होंगे, ब्रेड या केक वगैरह जो होते हैं, उसमें देखोगे अंदर में बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जब ब्रेड को बनाने के समय जब उसको लोग बेक कर रहे थे तो हीट करते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे जैसे आगे जा रहा था तो अपने पीछे वो क्या एक कैविटी बनाते जा रहा था। तो इसीलिए आप देखे होगे कि ब्रेड जो होता है बिल्कुल भी पोरस होता है, उसमें बहुत सारे आप देखोगे होल्स बने होते हैं, तो वो एक्चुअल में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप इसमें बेकिंग सोडा अगर नहीं डालते हो, अगर आप इस डॉ में नहीं डालते हो, तो जो भी आपका फूड आइटम है, जो भी केक है या जो भी ब्रेड बना रहे हो, तो वो बिल्कुल भी हार्ड बनेगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द एंटी एसिड्स। अब देखो यहाँ पे देखो कि आपको अच्छे से पता है कि ये जो बेकिंग सोडा है ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग इसको एंटी एसिड्स में यूज़ करते हैं बनाने में, कि कभी कभार अगर स्टोमक में बहुत ज़्यादा अगर एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय अगर हमको एक बेस चाहिए होता है ताकि वो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो आप देखो यहाँ पे ये एसिड है और यहाँ पे ये देखोगे ये जो है बेस कैसा काम कर रहा है, तभी NaCl सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब ये जो होता है बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एंटी एसिड्स बनाने में। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज़ द CaSO4.12H2O। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये लास्ट कंपाउंड है, देखते हैं इसका नाम। तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4, कैल्शियम SO4 सल्फेट डॉट हाफ मतलब हेमी और H2O मतलब हाइड्रेट, है ना। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको लोग POP पॉप भी बोलते हैं, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप। ओके, तो ये जो कंपाउंड है वो बनता कैसे वो देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रिपेयर बाय हीटिंग अ जिप्सम टू अबाउट 373 केल्विन। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आपको बनाने के लिए आपको जो कंपाउंड चाहिए होगा जिप्सम होगा। तो जिप्सम का क्या फार्मूला है मैं यहाँ लिखा हूँ, देखो CaSO4.2H2O। तो इस कंपाउंड को जब हम लोग 373 केल्विन पे हीट करते हैं तब जाके यहाँ पे मेरे को प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज़ CaSO4.12H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पे हीट करते हैं तब जाकर के ये मेरे को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और 3/2 H2O जो है वो बिल्कुल भी स्केप आउट हो जाता है इवोपोरेट करके। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है कि यहाँ पे ये टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। क्यों? अगर आप इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा सोचो, अगर आप सपोज़ करोगे 373 केल्विन से ज़्यादा हीट करोगे तो जितना भी वाटर अभी इसके पास प्रेजेंट है ये भी बिल्कुल इवोपोरेट कर जाएगा, और ये भी बिल्कुल इवोपोरेट कर जाएगा। मतलब ये जो CaSO4 जो है वो बिल्कुल भी आप कह सकते हो अनहाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। अनहाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर इसमें नहीं होगा। और अगर आप इसको 373 से कम केल्विन पे हीट करोगे तो ये हाफ H2O की जगह पे 1H2O को रख लेगा, और 1H2O को रखेगा तो वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो भी बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रॉपर्टी बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना नेसेसरी होता है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू मेंटेन द टेम्परेचर देन वट एवर द सब्सटेंस विल बी फॉर्म इट विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टर ऑफ द पेरिस। ओके, ना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विथ वाटर इन 5 to 10 मिनट। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है ना कि जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब वाटर के साथ आप इसको मिक्स करोगे तो मिक्स करने के साथ ही 5 to 10 मिनट्स मतलब 5 से 10 मिनट में बिल्कुल वो हार्ड हो जाएगा। तो आप सोचो कितना जल्दी ये मतलब आप कह सकते हो कि हार्ड हो सकता है। आप नॉर्मली एक सीमेंट है, सीमेंट को वाटर के साथ मिलाओगे तो उसको सेट करने में नियर अबाउट 24 आवर लगते हैं, 24 आवर और मोर देन 24 आवर ऑल्सो, है ना। तो सीमेंट जो होता है उसको 24 आवर लगते हैं, लेकिन आप ये देखो कि ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है 5 to 10 मिनट्स, मतलब आपने वाटर के साथ इसको मिक्स किया 5 to 10 मिनट्स के बाद बिल्कुल भी हार्ड हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो इसका रिएक्शन भी लिखा हूँ CaSO4.12H2O प्लस 3/2 H2O दैट इक्वल्स टू CaSO4.2 H2O। मतलब ये जो रिएक्शन है इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया है ना।
तो ये जो इसका रिमार्केबल प्रॉपर्टी है ना, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ इसी के लिए आता है। तो मैं यूज़ बताता हूँ। देखो, इट इज़ यूज इन द केस ऑफ द बोन फ्रैक्चर। तो ये इसका बेसिक यूज़ होता है मेडिकल लाइंस में, है ना, कि डॉक्टर आर यूजिंग द प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर द सेटिंग ऑफ द फ्रैक्चर बोन्स। तो हमारा जो भी आप देखोगे, जो भी बॉडी का कोई पार्ट अगर फ्रैक्चर कर जाता है तो डॉक्टर जो है उसके ऊपर एक प्लास्टर्स लगाता है ना, तो वाइट कलर का जो वो प्लास्टर लगाता है वो और कुछ भी नहीं बल्कि वो बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यही कंपाउंड होता है। क्योंकि वो एक बार उसको आपके हैंड की, जो भी आपका हैंड है जहाँ से आपका बोन फ्रैक्चर कर चुका है, वो उसको एक बार स्ट्रेट करके उसके ऊपर वो क्या करता है, पूरा एक कह सकते हो एक पट्टी का एक लेयर होता है और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाता है और 5 to 10 मिनट्स में आप देखोगे वो बिल्कुल भी हार्ड हो जाता है और फिर जो आपके बोन जो अंदर में है वो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल भी ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब जो फ्रैक्चर बोन्स होता है उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो वाइट कलर का मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओनली द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पीसेस सच एज टॉयज़, स्टैचूज़ एक्सेट्रा। अब देखोगे इसका और क्या क्या यूजेस हैं। बहुत सारे जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ खिलौने हो गए या कुछ स्टैचूज़ हो गए, या हम लोग घर में फॉल्स सीलिंग वगैरह भी करवाते हैं, तो उन सारी चीज़ों में हम लोग यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट होता है। क्योंकि जो भी आप स्टैचू वगैरह बना रहे हो, जो भी टॉयज़ वगैरह बना रहे हो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हो तो वो बहुत ही लाइट वेटेड होता है। ओके, दैट इज़ वाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब जो भी सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है, या तो वो हाइड्रेटेड होगा या तो अनहाइड्रेटेड होगा। हाइड्रेटेड का सिंपली मतलब होता है कि वाटर, मतलब अगर उस सॉल्ट में वाटर अवेलेबल होगा तो वो होगा हाइड्रेटेड, और वाटर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो होगा अनहाइड्रेटेड। ठीक है, तो देखो, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट मॉलिक्यूल्स दैट इज़ लूजली अटैच्ड टू द सर्टेन नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड द हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब कोई भी जो एक क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट है, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके फार्मूला में लूजली अटैच है। लूजली अटैच का मतलब होता है कि वो पूरा उसके फार्मूला में नहीं है, अटैच्ड है। जैसे कि आपने देखा होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो यहाँ पे देखो वाटर जो है एक डॉट के साथ अटैच है, एक डॉट के साथ अटैच है, तो इसी को हम बोलते हैं लूजली अटैचमेंट। मतलब वो उसके साथ सिर्फ वो एक अटैचमेंट है, वो जब चाहे तो अलग हो सकता है ना। तो ये जो है ये बिल्कुल भी इस टाइप के जो अटैचमेंट होते हैं डॉट के साथ, अगर कहीं ऐसा कंपाउंड अगर एडेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लूज अटैचमेंट। तो अगर कोई भी सॉल्ट है, अगर वो हाइड्रेटेड है, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो कोई भी अगर आपके पास सॉल्ट है उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे तो हम लोग बोलेंगे वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जैसे आपका एग्जांपल जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने दिया, CaSO4.12H2O। फिर आप देखो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था वॉशिंग सोडा के बारे में, तो उसका फार्मूला क्या था, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे भी देखो ये बिल्कुल इसके साथ जो है वो बिल्कुल लूजली अटैच है ना। और फिर एक और एग्जांपल देखो, ये कैल्शियम कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2O, तो ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। तो कोई भी अगर सॉल्ट है, अगर उसमें अगर वाटर अगर अवेलेबल है, वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे उसको हाइड्रेटेड है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको अनहाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, तो मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये देखो ये लास्ट टॉपिक में है, ये आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट आर रियली ड्राई, है ना, सॉरी यहाँ पे देखो आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई। तो इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई है जो आप यहाँ पे देखोगे। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज़ वेट, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट .5H2O पेंटाहाइड्रेट, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है। तो कॉपर सल्फेट का कलर आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो CuSO4.5H2O होता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को अगर हम लोग थोड़ा धीरे धीरे कर हीट करेंगे तो आप देखोगे क्या कि इस कंपाउंड में थोड़ी देर के बाद देखोगे इसका जो कलर जो ब्लू है वो बिल्कुल भी अब चेंज हो चुका होगा। आप देखोगे उसका जो कलर है बिल्कुल भी अब वाइट हो चुका होगा। क्यों वाइट हो चुका होगा? क्योंकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स था अवेलेबल वो बिल्कुल भी देखोगे इवोपोरेट कर चुका है हीट करने से। तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है CuSO4.5H2O, तो कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल इससे बिल्कुल भी इवोपोरेट हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट रहेगा, क्योंकि वाटर तो उससे इवोपोरेट हो चुका है। तो वाटर इवोपोरेट हो चुका है मतलब वो अभी वो अनहाइड्रस फॉर्म में और बिल्कुल वाइट कलर का है, ठीक है। लेकिन अगर फिर आप थोड़ा उसमें 2-3 ड्रॉप अगर वाटर का आप डाल दोगे तो आप देखोगे फिर से वो अपना कलर को रिटेन कर लेगा ब्लू में, और फिर से वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
तो जो सॉल्ट हमारे पास तो बेसिकली ये है इसमें कि जो भी सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर अवेलेबल होंगे तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, और अगर नहीं होंगे तो वो बिल्कुल भी अनहाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एसिड बेस एंड सॉल्ट में था जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपके साथ। तो आई होप सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके।